सर यूटीआई की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन हो गई है। तो सर क्या ये महिलाओं में ही होती है या फिर पुरुषों में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है? यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन, तो यंग एज में और मिडिल एज में ये यूजुअली फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। ओल्ड एज में ये यूजुअली मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। सर ये अनकंट्रोल्ड बीपी की वजह से क्या किडनी फेलियर भी हो सकता है? अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर्स। पूरी दुनिया में दो ही मेन कॉजेज हैं इस गुर्दे के डैमेज के लिए, किडनीज के डैमेज के लिए। एक है डायबिटीज और दूसरा है ब्लड प्रेशर। सर ऐसे कौन सी वार्निंग साइंस हैं जिससे लोगों को पता चले कि हाँ अब उन्हें जाना चाहिए डॉक्टर को दिखाने? सिर्फ और सिर्फ अगर वार्निंग साइंस की बात करें तो ये बहुत लेट आते हैं। जैसे कि हाइपरटेंशन आपने बताया साइलेंट किलर है, तो ये बहुत लेट आते हैं। हम उन वार्निंग साइंस का वेट ना करें तो ज़्यादा बेटर है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ब्लू ओशन हेल्थ नेक्स्ट के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ नम्रता सिंह। बीपी की प्रॉब्लम को अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। बीपी थोड़ा ज़्यादा है, मेडिसिन ले लेंगे। बीपी थोड़ा कम है, कॉफ़ी पी लेंगे। और ऐसी और भी चीज़ें हम खुद ही ट्राई करते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हमारी किडनीज़ को लगातार डैमेज करता रहता है। और कई केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट को तब पता चलता है जब ऑलरेडी किडनी सीवियरली अफेक्ट हो चुकी होती है। आजकल लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस एंड लैक ऑफ मेडिकल हेल्थ चेकअप्स की वजह से हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और हमारी किडनीज़ लगातार डैमेज होती रहती हैं। और कंसर्न की बात ये है कि हमारे यंग जनरेशन भी इसका शिकार हो रही है। सो आज के इस स्पेशल अवेयरनेस एपिसोड में आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज़ेज़ एंड इनके एडवांस ट्रीटमेंट के बारे में, और जानेंगे कि अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इस डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल गुप्ता। हेलो सर। नमस्कार। हाय। Dr. Rahul Gupta is an Associate Director at the Department of Urology, Renal Transplant and Robotic Uro-Oncology at Medanta Hospital, नोएडा। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मॉर्निंग मैम। सर आपका 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड इतने लंबे एक्सपीरियंस के पीछे एक बहुत इंस्पायरिंग जर्नी होती है। तो सर मैं चाहूँगी सबसे पहले आप हमें अपनी मेडिकल जर्नी के बारे में बताएं। ओके नम्रता, मेडिकल जर्नी तो डेफिनेटली बहुत लॉन्ग होती है। इट जैसे कि बाकी सभी लोग बोलते हैं, इट स्टार्ट्स बट इट नेवर एंड्स। सो इट इज़ अ स्टार्टिंग लाइक अ वॉर विच हैज़ गॉट नो एंड। सो येस, द मेडिकल जर्नी एक्चुअली जो मेरी स्टार्ट हुई दैट वाज इन द 11th क्लास। सो 11th क्लास से वो मेडिकल जर्नी स्टार्ट हुई थी। दैट वाज बैक इन 1997। और फिर वो कन्वर्ट हुई एक पैशन में, and then followed by MBBS, and then followed by my surgery, and then super specialization in urology. So मैंने अपना MBBS, अपनी ग्रेजुएशन, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भोपाल गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, दैट इज़ भोपाल मेडिकल कॉलेज, गांधी मेडिकल कॉलेज से किया है। एंड देन फॉलोड बाय माय सुपर स्पेशलाइजेशन एट जिपमर, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पौंडीचेरी। ये मेरे जो कुछ इंस्टीट्यूट्स रहे हैं मेरी मेडिकल जर्नी में। इसके बाद देन आई शिफ्टेड टू नोएडा बैक इन 2013, इन द मिडल ऑफ 2013। एंड सिंस दैट टाइम मैं पिछले 14-15 सालों से मैं नोएडा में ही वर्किंग कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैंने फोर्टिस नोएडा में ज्वाइन किया था। वो मैंने वहाँ पर 10 साल काम किया। Then I became the head and the director of सर्वोदय हॉस्पिटल, सर्वोदय इंस्टीट्यूट्स। एंड तब मैं अपने दो हॉस्पिटल, सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद सेक्टर 8 और सर्वोदय हॉस्पिटल नोएडा एक्सटेंशन, इन दोनों ही हॉस्पिटल्स को हेड कर रहा था। देन रिसेंटली आई हैव मूव्ड ऑन टू मेदांता हॉस्पिटल अराउंड 8 months बैक, 18 अगस्त टू बी एब्सोल्युटली प्रिसाइज, मेदांता हॉस्पिटल नोएडा, under the aim and the vision of डॉक्टर नरेश त्रेहन। ये मेरी मेडिकल जर्नी रही है, जो कि 97 से जो मैं बोलूँगा कि स्टार्ट हुई है, करीबन 30 साल टोटल। 30 साल, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
सर आपने यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट ही क्यों चूज़ किया? ओके, जैसा मैंने बताया कि मेरी मेडिकल जर्नी 11वीं कक्षा 11th क्लास से स्टार्ट हुई थी। जी। तो जो हमारी एनसीईआरटी की किताब थी, बहुत ही छोटा सा वाक़या है, मतलब उसमें एनसीईआरटी की किताब थी, उसके अंदर 11th में बायोलॉजी की जो किताब थी उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा चैप्टर था जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम करके था। जी। उसके अंदर किडनी के बारे में बताया। सो दैट वाज द टाइम, दैट वाज द फैसिनेशन, दैट वाज द विजन दैट आई हैड वेरी लॉन्ग टाइम बैक, अराउंड 30 इयर्स बैक। एक्चुअल में हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब सा लग सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी बच्चे को या किसी भी इंडिविजुअल को इतने साल पहले कैसे मालूम चल सकता है कि उसको कहाँ जाना है। राइट। So yes, of course, I fortunately for myself, or whatever the passion that I developed alone in my room with my मतलब books, आपने तभी डिसाइड कर लिया that था was the time that I decided. Okay, मुझे नहीं मालूम था कि इस वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, जिसमें कि ग्रेजुएशन जो कि टोटल मिला के 5.5 साल, और फिर 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि सर्जरी, जनरल सर्जरी में, तो और उसके बाद सीनियर रेजिडेंसी यूरोलॉजी में। तो ये सब 3 4 5 चीज़ें जो थी वो मेरे को वहाँ तक लेकर गई जहाँ पे मेरे को ये वाला ड्रीम एक्चुअली एक्वायर करना था। राइट। और फिर जब मैं एक्चुअली जॉब में आया, सो दैट वाज द टाइम दैट आई स्टार्टेड टू रियलाइज दैट द ड्रीम इज कमिंग ट्रू, एंड यस, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग थिंग। वेरी ट्रू। लाइक 11th स्टैंडर्ड में किसी को ये रियलाइज़ हो जाना कि हमें इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक उसमें जाना है एंड देन उसको अचीव करना तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। ये बीच में जो भी था मेरे लिए, मैं उसको मतलब दैट माइट बी रॉन्ग टू से, बट एमबीबीएस, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन और सुपर स्पेशलाइजेशन, ये सब मेरे ऑब्स्टिकल्स थे जो कि मेरे को वो रियलाइज़ करने के लिए चाहिए थे। ओके, दैट्स ग्रेट। सर ये 25 ईयर्स या जैसे बता रहे हैं 30 ईयर्स का जो आपका एक्सपीरियंस है, इसमें किडनी डिजीजेज एंड हाइपरटेंशन के ट्रेंड्स में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं? ओके, किडनी डिजीजेज एंड हाइपरटेंशन, आज से ओके, लेट अस टॉक अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम 2005, अप्रॉक्सीमेटली 21 साल 20 साल पहले। ओके, किडनी डिजीजेस का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ओके। हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसका इंसिडेंस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सबसे जो डिस्टर्बिंग फैक्ट है वो ये है कि ये जो किडनी डिजीजेज और जो हाइपरटेंशन और ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम अ एज ग्रुप ऑफ 55 to 65 ईयर्स ऑफ एज से ये आज निकल के 35 ईयर्स की एज पे आ गई हैं। सो Young मतलब दैट generation. मीन्स पिछले 20 सालों में ये 2 दशक पीछे आ चुकी हैं। ओके। मतलब ये बहुत ज़्यादा यंग एज में, आप 30 इयर्स की एज में अगर आप अपने किसी भी कोलीग से बात करेंगे या किसी भी अपने दोस्त से बात करेंगे, सो दे माइट बी देर आर चांसेस दैट दे विल बी हैविंग सम फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, सम फॉर्म ऑफ टैबलेट, सम फॉर्म ऑफ रेमेडीज फॉर हाइपरटेंशन, ताकि उनकी किडनीज डैमेज ना हो। एंड दिस इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग फैक्ट, दिस इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग फैक्ट। एग्जैक्टली। सर हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? ओके, हाइपरटेंशन एक ट्रू सेंस में एक साइलेंट किलर है। ओके, हाइपरटेंशन जब मालूम चलता है, तो जब मालूम चलने से पहले की बात बताता हूँ। हाइपरटेंशन पहली बात तो बहुत ही कम लोगों को मालूम चल पाता है, ठीक है। उसका रीज़न है कि भाई हम लोगों के अंदर एक हिच है जिससे हम लोग अपना ब्लड प्रेशर नहीं मेजर करवाना चाहते या फिर रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए नहीं जाना चाहते। भाई दैट इज़ ऑल राइट। भाई आप जॉब में हैं, आप किसी भी और इंडस्ट्री में, आप बिजनेस में हैं, आप किसी भी और उसमें हैं, तो आपको लगता है यार आई एम डूइंग फाइन, मैं तो सही काम कर रहा हूँ भाई, वाई टू गो टू अ डॉक्टर, वाई टू गो फॉर अ हेल्थ चेकअप, वाई टू गेट द बीपी चेक्ड। सो अगर आपका बीपी अनचेक्ड रहेगा तो यस, यू विल बी गेटिंग दोज किडनीज डैमेज। वो किडनीज धीरे 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 करके डैमेज होंगी। अब जब डायग्नोसिस बन जाता है, डायग्नोसिस बनने के बावजूद भी यंग एज की मैं बात करता हूँ भाई, 35-40 ईयर्स की एज में भी भाई बहुत बड़ी हिच रहती है, भाई दवाई क्यों लेनी है, मैं ये करूँगा, मैं योगा करूँगा, मैं आराम करूँगा, मैं स्ट्रेस कम करूँगा, मैं एंजाइटी कम करूँगा, बट स्टिल आई विल नॉट बी टेकिंग एनी मेडिकेशंस फॉर दैट, मैं दवाई नहीं लूँगा। तो ये एक बहुत बड़ी हिच है। धीरे धीरे करके वो भी किडनीज को डैमेज करते हैं। इसके अलावा
बहुत सारे लोग दवाइयाँ स्किप करते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर धारणा ये है कि भाई जब मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया 2 हफ्ते की दवाई से, 3 हफ्ते की दवाई से, फिर दवाई की क्या ज़रूरत है। राइट, वो अपने आप तो ही छोड़ यस, देते वो हैं। अपने आप ही छोड़ देते हैं। आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, बहुत सारे लोगों के अपने जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, दे विल स्किप दोज मेडिसिन्स। भाई दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ साइलेंट किलर। इट विल डैमेज योर आइज। ब्लड प्रेशर आपकी आंखें, आपका दिल, आपका लिवर, आपकी किडनी एंड बतेरे सारे सिस्टम्स ऐसे हैं जिनको ये डैमेज करता है बहुत ही धीरे। इतनी सारी चीज़ों को डैमेज करता है। ओके। ये हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की वजह से आपको हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, आँखों में जो आँखों का जो पर्दा होता है, पर्दों के पीछे जो डैमेज होता है, गुर्दों का डैमेज होता है। इसके अलावा हार्ट में तो डैमेज होता ही होता है। भाई हाइपरटेंशन की वजह से आपके हार्ट डिजीजेस बढ़ रहे हैं। सो दीज आर ऑल द थिंग्स एंड सब लोगों को लगता है कि ये सिर्फ किडनी के से रिलेटेड है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम करेंगे, एंग्जाइटी कम करेंगे। तो अपने लेकिन आप उनको नहीं मालूम है कि ये ब्लड प्रेशर आपको कितना परेशान करेगा, आपकी कितने सारे सिस्टम्स को परेशान करेगा। राइट, इसकी वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लोगों बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट लोगों को पता नहीं है, लोग अपने हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूर आज चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI पीपल आर मोर इनटू ऑल दीज थिंग्स। या फिर बिल्कुल ही इसका जस्ट अपोजिट वे कि इसमें करने की क्या ज़रूरत है, भाई आपको तो दवाई लेनी है, आप आराम करो, दवाई लेने की क्या ज़रूरत है। तो ये दो अलग अलग पैराडाइम्स हैं, बहुत लंबा पैराडाइम्स है। सर, ये अनकंट्रोल्ड बीपी की वजह से क्या किडनी फेलियर भी हो सकता है? Uncontrolled blood pressure is one of the leading causes of kidney failures. ओके। पूरी दुनिया में दो ही मेन कॉजेज हैं इस गुर्दे के डैमेज के लिए, किडनीज के डैमेज के लिए। एक है डायबिटीज़ और दूसरा है ब्लड प्रेशर। ओके। ब्लड प्रेशर धीरे धीरे करके किडनीज की वो परत को डैमेज करता है जो कि फिल्ट्रेशन, जो कि आपकी छन्नी का काम करते हैं। जब वो फिल्ट्रेशन डैमेज हो जाता है तो उसके बाद प्रोटीन का लीकेज अपने गुर्दों से ज़्यादा बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा प्रोटीन का लीकेज होगा उतना ज़्यादा किडनी का डैमेज चलता रहेगा। तो ये अपन लोग एक साइकिल में घुसते चले जाते हैं, जिस साइकिल का समाधान निकलने, मतलब उस समाधान की जगह आप उस ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी डैमेज की वजह से प्रोटीन लीक की वजह से और ज़्यादा किडनी डैमेज, और किडनी डैमेज की वजह से ब्लड प्रेशर और बढ़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब एक सरहद के पार आप निकल जाते हैं। सर, ऐसे कौन से वार्निंग साइंस हैं जिससे लोगों को पता चले कि हाँ, अब उन्हें जाना चाहिए डॉक्टर को दिखाने? देखिए, वार्निंग साइंस सिर्फ और सिर्फ अगर वार्निंग साइंस की बात करें तो ये बहुत लेट आते हैं। जैसे कि हाइपरटेंशन आपने बताया कि साइलेंट किलर है, तो ये बहुत लेट आते हैं। हम उन वार्निंग साइंस का वेट ना करें तो ज़्यादा बेटर है। भाई बहुत ही सिंपल सा एक टेस्ट होता है जिसको यूरिन एनालिसिस बोलते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा आपको मालूम चल सकती है। अगर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके गुर्दों में डैमेज हो रहा है, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा बहुत 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 कम होनी चाहिए आपके यूरिन के सैंपल में। इसके अलावा गुर्दे का नंबर और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपने करवानी है। तो और इसके लिए कोई स्पेसिफिकली एज ग्रुप है, या फिर मतलब लोगों को ये कैसे रियलाइज हो कि हाँ, उन्हें दे शुड गो फॉर दिस टेस्ट? ओके, इस टेस्ट की जो आज की डेट में जो हो रहे हैं वो बहुत सारे प्री एम्प्लॉयमेंट आपके चेकअप्स होते हैं। पहला, जिन प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको मालूम चलता है। इसके अलावा कॉलेज के एडमिशन से पहले भी आजकल ये टेस्ट हो रहे हैं। तो ये सरकार का जो इनिशिएटिव है, जो ये उनकी गाइडलाइंस हैं, ये अपने आज के हेल्थ स्टेटस को देखकर ही बनाई जा रही हैं और उन्हीं के ऊपर अमल किया जा रहा है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति, जैसे अपनी हाउसवाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, या कोई भी और व्यक्ति है, इनको अपना कम से कम साल में 2 बारी या 6 महीने में या 3 महीने में 1 बारी बहुत ही बेसिक टेस्ट, जैसे कि अपना ब्लड प्रेशर नपवाना, जैसे कि अपना पेशाब का टेस्ट करवाना, जैसे कि अपनी अल्ट्रासाउंड करवाना, ये 2-3 अपने बेसिक टेस्ट हैं जो कि लोगों को रेगुलरली करवाने चाहिए। इसीलिए इसको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बोला जाता है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट नोन एज अ क्यूरेटिव, इट इज नॉट नोन एज अ ट्रीटमेंट रिलेटेड हेल्थ चेकअप्स। दीज आर ऑल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स। मतलब ये रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि टाइम रहते लोगों को पता चल जाए। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट।
सर क्या ऐसे केसेस भी आते हैं कि लोगों को तब पता चलता है जब उनकी किडनी ऑलरेडी डैमेज हो चुकी होती हैं? बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। ओके। यंग एज में 35 ईयर्स की एज में, 30 ईयर्स की एज में अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर चल रहा है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर चल रहा है। वो किसी भी व्यक्ति के पास गए या डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने वहाँ से ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले लीं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया, लेकिन बाकी जांच तो हुई नहीं। बाकी जांचों में गुर्दे का टेस्ट या फिर आपका अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, तो उसमें मालूम ही नहीं चल पाया आपको कि आपका गुर्दा डैमेज है। क्यों? क्योंकि आपको जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा निकला तब आपने वो ब्लड प्रेशर की दवाई चालू करी। आपको नहीं मालूम था कि वो ब्लड प्रेशर कितने समय से ज़्यादा था। राइट। आपको नहीं मालूम है कि गुर्दे को कितना पहले से डैमेज हो चल रहा था, 5 साल से, 7 साल से, 8 साल से। तो 30 साल, 32 साल, 35 साल के बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, बहुत सारे मरीज आते हैं जो कि देखने में, काम करने में, बात करने में सब नॉर्मल लगते हैं, लेकिन जब आप उनका टेस्ट कराते हैं तो आपको मालूम चलता है कि डैमेज हो चुका है। सर कोई ऐसा मेमोरेबल केस हो या कोई पेशेंट हो जिसकी रिकवरी कुछ आपको, आपके दिल के बहुत करीब हो, आपको डीपली इम्पैक्ट किया हो? ओके, अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक बहुत ही यंग फीमेल, अराउंड 21 ईयर्स की बच्ची थी। 21 ईयर्स? 21 ईयर्स की, तो अभी रिसेंटली, मुश्किल से 3 हफ्ते पहले। ओके। सो शी केम फ्रॉम टियर 2 सिटी, बुलंदशहर या बरेली से थी वो। तो अभी उसको कॉलेज ज्वाइन करना था, तो मालूम चला कि उसका किडनीज़ में डैमेज है और जो यूरिन का ब्लैडर है, पेशाब की थैली है, वो भी बहुत छोटी थी। तो अभी हमने उसका लंबे समय के इलाज के बाद जब वो डायलिसिस पे आ गई, और क्योंकि एक बच्चे के लिए, 21 साल के बच्चे के लिए डायलिसिस को बियर कर पाना इज़ अ वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एवरी टाइम दैट शी हैज़ टू गो इन फॉर अ डायलिसिस। जब भी उसको डायलिसिस होगा तो वो बड़ा ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, वो खासकर एक 21 साल के बच्चे के लिए। बहुत ही छोटी एज बहुत ही छोटी एज है। तो ये उसका किडनी ट्रांसप्लांट हम लोगों ने किया और उसके बाद उसकी रिकवरी बहुत रैपिड हुई। आप यकीन मानिएगा, उसका लुक, उसके बाल, उसका ग्रोथ, उसका मेंटल स्टेटस, उसका कॉन्फिडेंस, उसका एवरीथिंग चेंज्ड। ओके। मतलब द कंप्लीट लाइफ टर्नओवर विद इन अ मैटर ऑफ 3 वीक्स, विद इन अ मैटर ऑफ 3 वीक्स आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। after kidney transplant, and the glow that there was a time that it was difficult to recognize her, that she is the same child. It was she was dressed very good, and the skin was glowing, and she was ready to go to the college. So Great. that is one of the remarkable experiences that we had very recently. दैट्स वेरी ग्रेट टू नो। सर यूटीआई की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन हो गई है, तो सर क्या ये महिलाओं में ही होती है या फिर पुरुषों में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है? यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन, यूजुअली इसके अगर एज ग्रुप्स के, पहले मैं एज ग्रुप्स के बारे में बात करता हूँ, तो यंग एज में और मिडिल एज में ये यूजुअली फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। ओल्ड एज में ये यूजुअली मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। यूटीआई कोई सेक्स स्पेसिफिक डिजीज़ नहीं है, मतलब कि उसका जेंडर से रिलेशन इतना ज़्यादा नहीं है कि मतलब आप उसको एक कैटेगराइज कर दें कि पुरुषों में नहीं होता है, सिर्फ महिलाओं में होता है। हाँ, महिलाओं में इसका इंसिडेंस ज़्यादा पाया जाता है और उसके अपने अपने कारण हैं। तो यूटीआई का इंसिडेंस, येस, इट इज़ इंक्रीजिंग अ लिटिल बिट मोर, बट द hygiene, the education is definitely increasing, so that is also decreasing the actual incidence rates of UTIs. ओके सर। सर आजकल हेल्थ केयर रैपिडली इवॉल्व हो रहा है, टेक्नोलॉजीज की वजह से आजकल सर्जरीज भी एक नए मुकाम तक पहुंच गई हैं। करेक्ट। ऐसी एक टर्म है रोबोटिक यूरो ऑन्कोलॉजी। तो सर ये सर्जरी क्या होती है, सर्जरी में क्या होता है और पेशेंट को कैसे इसका बेनिफिट मिलता है? ओके, टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड वेरी रैपिडली। जो अपनी टेक्निक्स हैं, जो हमारे सोचने की, हमारे काम करने की, हमारे पास जो डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं, दैट हैव येस रैपिडली इवॉल्व्ड ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स। पिछले 2 दशकों की बात करी जाए तो 2000s में, 2005 में लैप्रोस्कोपी, मतलब दूरबीन द्वारा जो पद्धति थी, दैट इवॉल्व्ड वेरी रैपिडली।
एंड जो ओपन ऑपरेशन हुआ करते थे वो बहुत ही जल्दी से उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हुई और वो लेप्रोस्कोपी में कन्वर्ट हुई, मतलब दूरबीन द्वारा। राइट। एंड जैसे जैसे ये सब इवॉल्वमेंट आया, उसी के साथ साथ इवॉल्वमेंट आया रोबोटिक्स का। रोबोटिक्स का मतलब ये नहीं है कि उसको रोबोट ऑपरेट करेगा, उसको सर्जन ही ऑपरेट करता है, उसको डॉक्टर ही उसको चलाता है। लेकिन उस तकनीक का फ़ायदा ये है, जो काम लेप्रोस्कोपी में जो दिक्कत देता था आपके इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, आपके औजारों के लिए, वो आपका काम बहुत आसान हो गया। वो ऑपरेशन जो कि दूरबीन द्वारा मुश्किल माने जाते थे, वो धीरे धीरे करके आसान हो गए। और उसके अंदर जो आपकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, आपका जो स्किल है, दैट इवॉल्व वेरी रैपिडली एंड पीपल, द डॉक्टर्स, द सर्जन्स, दे लर्नड इट वेरी फास्ट, देयर स्किल लेवल इम्प्रूव वेरी फास्ट। और जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थी, कॉम्प्लेक्स ट्यूमर्स थे, कॉम्प्लेक्स कैंसर्स थे, उनका इलाज, उनका ऑपरेशन, उनका कंप्लीट रिमूवल, वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया। सो यस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैव इम्प्रूव वेरी रैपिडली। ओके सर, अगर ट्रेडिशनल सर्जरी से कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है रोबोटिक, लाइक कैसे पेशेंट की रिकवरी में इसका बेनिफिट मिलता है? बैलगाड़ी और मर्सिडीज़ में बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से जो डिफरेंस एक बैलगाड़ी और एक मर्सिडीज़ में, इतना बड़ा डिफरेंस जो माना जाता है, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ डिफरेंस जिसकी आज अपन लोग बात कर रहे हैं। तो जो ओपन सर्जरीज थी, जब हम लोगों ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी, तो 90% जो सर्जरीज थी वो ओपन ऑपरेशन द्वारा करी जाती थी। ओपन ऑपरेशन में मरीज का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। मरीज का नुकसान मतलब कि बहुत ही लंबा इंसिशन लगना, उसका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, डैमेज जो हम लोग अंदर जाके टिश्यूज़ को करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर रोबोटिक्स। रोबोटिक्स बहुत ही छोटे छोटे छेदों के द्वारा किया जाता है। उसमें जो हमारा टारगेट एरिया होता है, जो हमको ऑपरेट करना है, हम सिर्फ और सिर्फ उसी पे जाके ऑपरेट करते हैं, ना कि बाकी आगे आसपास की जगह पे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे औजार हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि सिर्फ वहीं पर ही काम करेंगे। हमारे जो देखने की तकनीक है, जो एंडो विजन है, जो कैमरा की टेक्निक्स हैं, भाई आप देख रहे हैं कि सभी चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं, और ये सारे का सारा इवॉल्वमेंट उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैमरा टेक्निक्स। कैमरा, हाँ भाई, जो पहले आप मूवी आप एक गाड़ी में बैठकर अपने एक बड़े से मैदान में देखा करते थे, वो बदल के एक आपके थिएटर में होनी चालू हो गई लाइव। उसके बाद आपका एक सिनेमा आ गया, उसके बाद अब 3 डायमेंशनल सिनेमा आ गया, 3D सिनेमा। अब उसके बाद 7 डायमेंशनल सिनेमा आ गया, जिसमें आपकी सीट भी हिलती है। उसी प्रकार से आपका देखने का नज़रिया, आपका 3 डायमेंशनल विजन, आपके काम करने का नज़रिया, दे हैव चेंज्ड रैपिडली एंड एक्सटेंसिवली। सर, रोबोटिक सर्जरी को लेके क्या आज पेशेंट के माइंड में आज भी मिथ्स हैं? जैसे आपके पास पेशेंट आते हैं तो उनको कुछ ऐसे मिथ्स होते हैं, उनको कौन से ऐसे कॉमन मिथ्स हैं उनके माइंड? ओके, देयर आर 2 सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ओके, मैं जिस सेक्शन की मैं बात करूंगा, जैसे मैं अपना टियर 1 जैसे सिटी NCR की मैं बात करूं, सो पीपल आर मच मोर अवेयर। लोगों को बहुत ज़्यादा मालूम है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। इनफैक्ट ये जो अवेयरनेस है रोबोटिक्स के बारे में या लेप्रोस्कोपी के बारे में, ये आपकी टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज़ में अभी भी ज़्यादा है। दे आर अवेयर एंड दे आर कॉन्शियस कि हम लोगों को अगर ये वाला ऑपरेशन सजेस्ट किया गया है, तो क्या मैं इसको लेप्रोस्कोपी या फिर रोबोटिक्स के द्वारा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो खासकर रोबोटिक्स के द्वारा। हाँ, टियर 3 सिटीज़ में अभी भी थोड़ा सा उनका शायद अभी तक अवेयरनेस नहीं आई है कि हमको कौन सा ऑपरेशन किस जगह पे और किस प्रकार से करवाना है। सो ये थोड़ा अवेयरनेस का डेफिनेटली इशू है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे इस टेक्नोलॉजी का जो अक्यूमुलेशन है, जो इस टेक्नोलॉजी का जो आपका अपना एक लेने का एक जो नज़रिया होता है, वो डेफिनेटली बढ़ेगा, डेफिनेटली इसको इसमें वो आएगा, इजाफा होगा। ओके सर। सर, प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आजकल लोग रोबोटिक सर्जरी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सर, इसका पीछे क्या है सर रीज़न? ओके, प्रोस्टेट सर्जरी वो पहली सर्जरी थी जिससे रोबोटिक सर्जरी का जो आपका जो उसकी सुप्रीमेसी थी वो एस्टेब्लिश हुई।
ओके। कि ये एक ऐसी सर्जरी है जो कि पेल्विस मतलब हमारे जो शरीर का जो निचला भाग होता है, जी। जहाँ पे ऑपरेशन करने की जो जगह होती है, जो रूम होता है, जहाँ पर हाथ जाना बहुत मुश्किल होता है। ओके। रोबोटिक्स का फ़ायदा ये होता है कि आपको जो दिखता है वो अपने जैसे 3 डायमेंशनल में दिखता है। हमारे को जो काम करने की जो जगह होती है वो बहुत कम होती है, जहाँ पे रोबोट के हाथ जो कि आराम से काम कर सकते हैं। और हमारा जो आउटकम है, जो हमारा सर्जिकल आउटकम है, मतलब कि कैंसर का पूरा निकल जाना और उसके बाद जो आपका जो रिकंस्ट्रक्शन है, मतलब पेशाब की थैली और पेशाब के रास्ते को दोबारा जोड़ना, वो एक बहुत ज़्यादा एक आसान हो गया है रोबोटिक्स के आने के बाद। ओके। सो रोबोटिक यूरो ऑन्कोलॉजी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो इस रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टमी की वजह से हुआ। ओके। ओपन प्रोस्टेटेक्टमी एक ज़माने में करी जाती थी, आज से 10, 15, 20 साल पहले। उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं थे, उनके कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत ज़्यादा थे। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर यूरिन का लीकेज अगर प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद, वो बहुत बहुत ज़्यादा था। आज की डेट में ये जो रेट है वो बहुत 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 कम हो गया है बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ रोबोटिक यूरो ऑन्कोलॉजी। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द चेंजेस विच हैव बीन डन बाय रोबोटिक्स। ओके सर। सर, जो पेशेंट में किडनी डैमेज एक एडवांस स्टेज तक पहुंच जाता है, तो पेशेंट के पास क्या ऑप्शन बचता है? आप उनको क्या एडवाइस देते हैं? देखिए, किडनी डैमेज इट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किडनी डैमेज ऐसा नहीं है कि कल रात को चालू हुआ और सुबह किडनी डैमेज हो गया। किडनी डैमेज को होने में बहुत समय लगता है। भगवान ने, मैं हर मरीज को ये बोलता हूँ कि हमको 2 गुर्दे दिए हैं, 2 आंखें दी हैं, 2 हाथ दिए हैं, इसलिए दिए हैं ताकि अगर एक खराब हो तो दूसरे से आपका काम शरीर चल जाए। स्वस्थ रहे, काम चले। तो उसी प्रकार से गुर्दे को डैमेज होने में बहुत समय लगता है। किडनी डैमेज अलग अलग स्टेजेस में होता है भाई, कि उसका फंक्शनिंग जो है वो कितनी रह गई है। क्या किडनी के डैमेज को वहीं पर रोका जा सकता है? ओके। क्या व्यक्ति की उम्र को बिना किसी ऑपरेशन के या बिना किसी सहायता के सिर्फ और सिर्फ दवाइयों से या अपने डाइट में चेंज करने से या अपनी एक्सरसाइज, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने से कुछ सहजता उसको मिल सकती है? तो हाँ, तो ये किया जा सकता है। ओके। इसके अलावा जब एक ओवर्ट किडनी डैमेज का मतलब जब किडनी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, ये एक जो डायग्नोसिस होता है ये मरीज के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है कि उसको ये समझना कि भाई मेरी किडनीज दोनों डैमेज हो चुकी हैं और अब मेरे को कुछ ऑल्टरनेटिव इलाजों के बारे में सोचना पड़ेगा, जैसे कि डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट या फिर कुछ और। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये अलग अलग लेवल पे, अलग अलग डायग्नोसिस में, अलग अलग डिग्री ऑफ डैमेज के ऊपर डिपेंड करता है। नम्रता। ओके सर। सर, किडनी ट्रांसप्लांट कब नेसेसरी हो जाता है कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब किडनी ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन बचा है? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट के बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोगों को मालूम चलता है कि इस व्यक्ति को अब किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। जब गुर्दों का डैमेज इतना ज़्यादा हो जाए कि मरीज को डायलिसिस की रेगुलरली ज़रूरत पड़ने लग जाए, मतलब कि गुर्दे इतने डैमेज हो गए हैं कि उनकी जो क्रिया है, उनका जो काम है वो सफाई का, वो ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर वो जो हमारा सीवर सिस्टम है, जो गंदगी बाहर निकलनी चाहिए वो नहीं निकल पाती है। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है जैसे डायलिसिस का नीड। भाई अगर डायलिसिस की नीड हम लोगों को रेगुलरली चल रही है, हमको बहुत हफ्ते में 2 बारी या हफ्ते में 3 बारी डायलिसिस करवाना पड़ रहा है, हमारी छाती में, लंग्स में पानी भर रहा है, या गुर्दों के डैमेज की वजह से किडनी या हार्ट के ऊपर कोई इफेक्ट हो रहा है, या फिर शरीर के अंदर इतना पानी भर रहा है कि जिससे वो पानी निकल ही नहीं पा रहा है। सो दीज आर, या बॉडी के अंदर जो सोडियम, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम और पोटेशियम, इनका इम्बैलेंस होने लग जाए, जो कि हमारे शरीर नहीं मैनेज कर पा रहा है, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। सो ये सब चीज़ें हैं जिनसे हम लोगों को मालूम चलता है कि अब इस व्यक्ति को, इस पेशेंट को, अब इसको या तो डायलिसिस पे रखना पड़ेगा या फिर इसको अपना परमानेंट किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत है। ओके सर। सर, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या पेशेंट की लाइफ स्टाइल में कोई मॉडिफिकेशन करने होते हैं उनको? आप क्या एडवाइस देते हैं जिससे मतलब रिकवरी थोड़ी बेटर रहे? किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है उनको अपने इन्फेक्शन से बचना। भाई किडनी ट्रांसप्लांट में मरीज़ की जो इम्यूनिटी होती है उसको कम किया जाता है।
किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उसको अपने इन्फेक्शंस, जो जितने भी अपने घर वाले हैं उनसे अपना डेफिनेटली उनको इन्फेक्शन से बचना पड़ता है। इसके अलावा अपने खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। खाने पीने का ध्यान मतलब कि प्रोटीन की मात्रा डिसाइड करी जाती है, क्या नहीं खाना है क्या खाना है, ये सब डिसाइड होता है उसके किडनी के फंक्शन पे, जो कि किडनी के ट्रांसप्लांट के बाद। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, वो दवाइयों का नंबर, उन दवाइयों की मात्रा, उन दवाइयों का डोसेज को कम किया जाता है धीरे धीरे करके। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं 1 2 3 जिनको रेगुलरली चलाया जाता है। इसके अलावा फैटी फूड्स ये थोड़े कम खाने के लिए, या फिर बेवरेजेस जैसे कि कोक। ऐसा नहीं है कि वो नहीं ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, लेकिन एक मात्रा में। So that is the lifestyle modification that is advised to all the kidney patients. जिससे उनकी रिकवरी अच्छी Correct. ओके सर। सर डॉक्टर सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, पेशेंट और उनकी फैमिली के साथ एक इमोशनल एक बॉन्ड हो जाता है, उनको इमोशनली हैंडल भी करना होता है। सर जब किसी पेशेंट को डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट आपको बताना होता है तो आपके लिए कितना इमोशनली चैलेंजिंग होता है वो? Okay, this is मैं अभी बात करूँगा। अभी एक 55-year-old फीमेल आई थी मेरे पास, एंड उनका गुर्दे का नंबर क्रिएटिनिन अराउंड 6 था। नॉर्मली इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.2 होती है। तो उनको मेरे को उनका एक ऑपरेशन करना था जिससे डायलिसिस का उनको एक्सेस मिल पाए, जिसको एवी फिस्टुला क्रिएशन बोलते हैं, जहाँ से डायलिसिस होता है। तो वो मेरे पास आए थे अपना हाथ दिखाने के लिए। तो उनको ये समझाना कि आपको ये वाला ऑपरेशन करवाना है ताकि आपका डायलिसिस हो सके, ये मेरे लिए इट टुक मी ऑलमोस्ट लाइक 35 to 40 मिनट्स। क्योंकि उनकी जो एक्सेप्टेंस थी वो अभी भी यही थी कि क्या मेरी लाइफ अभी बिना डायलिसिस के हो सकती है। तो ये एक एक्सेप्टेंस आना बड़ा मुश्किल होता है कि अब मेरा जो जीवन है दैट उसको डायलिसिस डिपेंडेंट होगा। मुझे हफ्ते में 1 बारी, अब मुझे हफ्ते में 2 बारी अस्पताल जाना पड़ेगा जहाँ पर मुझे डायलिसिस करवाना पड़ेगा। सो ये एक बहुत बड़ा ऑफ कोर्स एक ब्लो है, एक आपके अपने को घात है कि आपको डायलिसिस के लिए जाना पड़ेगा, और बहुत रेगुलरली। आई एम नॉट फिट इनफ टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड आई नीड हेल्प। सो ये एक दिक्कत वाला काम है। पेशेंट जनरली बहुत डरते हैं, उनको डायलिसिस करानी पड़ेगी या फिर किडनी ट्रांसप्लांट होगा, तो इसके नाम से ही पेशेंट में एक पैनिक हो जाते हैं पेशेंट। भाई किडनी ट्रांसप्लांट की तो जो एक्सेप्टेंस है वो तो बहुत बाद में आती है। किडनी ट्रांसप्लांट की जो एक्सेप्टेंस है वो यंगर पेशेंट्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी ओल्डर पेशेंट्स। अच्छा। हाँ, ओल्डर पेशेंट्स को तो किडनी ट्रांसप्लांट उनको वो तो बहुत बाद की बात है। पहले तो उनको डायलिसिस की एक्सेप्टेंस बड़ी मुश्किल से आती है। बट यस, धीरे धीरे जब उनको समझ में आता है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग है किडनी फेलियर, और उनको दिक्कतें हो सकती हैं, उनकी बॉडी को बॉडीली हार्म हो रहा है, तब वो डायलिसिस पे स्टार्ट कराते हैं। रिलक्टेंस मतलब कि एक झिझक जिसको बोलते हैं डायलिसिस के लिए, वो बहुत ज़्यादा रहती है शुरुआत में। राइट। सर कॉम्प्लेक्स सर्जरीज को करने में कितना टाइम लगता होगा, एंड आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं? Okay, complex surgeries are definitely difficult, and complex surgeries are never done alone. Complex surgeries are always done in tandem with the team. Okay. Point number 1. Right. Point number 2, complex surgeries के लिए आपको सबसे पहले तैयारी में आपका एक्सपीरियंस, आपके सर्जिकल स्किल्स एंड आपका पैरा जो स्टाफ है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सभी लोगों को अपने स्टेप्स, अपने जो भी हम लोग सर्जरी करते हैं कि उसमें स्टेप 1 ये रहेगा, स्टेप 2 ये रहेगा। जैसे किसी भी असेंबली लाइन में जैसे गाड़ी बनती है तो गाड़ी का पहले प्लेटफॉर्म बनता है, उसके बाद उसकी आके उसके टायर लगते हैं, फिर उसके बाद उसमें इंजन लगता है, फिर उसके बाद उसकी बॉडी लगती है। तो ये सब एक असेंबली लाइन की तरह चलता है। उसी प्रकार से हम सभी लोगों को, सभी को अपना अपना जो काम करना है वो सभी को मालूम होता है। रोबोटिक्स की बात करूं तो जैसे कि पेशेंट आएगा, पेशेंट के अंदर रोबोट को जब पेशेंट को एनेस्थेटाइज किया जाएगा, उसको स्टेबलाइज किया जाएगा, ये एनेस्थेटिस्ट का काम रहता है। उसके बाद रोबोट को लेकर आया जाएगा, रोबोट को डॉक मतलब उसको रोबोट को पेशेंट के अंदर डाला जाएगा। फिर जो सर्जन है फिर वो जाएगा। इसके अलावा इमेजिंग मतलब डायग्नोस्टिक्स मतलब सीटी स्कैन और एमआरआई। उनसे आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करने से पहले मालूम चल जाता है कि मुझे इस ऑपरेशन के अंदर क्या दिक्कतें आने वाली हैं।
सो यू प्रिपेयर मेंटली दैट कि इसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अंदर क्या ब्लड की ज़रूरत मेरे को पड़ सकती है, इसके अंदर कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, कोई स्पेशल स्टेपलर है या स्पेशल कोई और चीज़ है जिसमें मेरे को ज़रूरत पड़ती है, वो 1 दिन या 2 दिन प्रायर आपको पहले ऑर्डर करनी पड़ती है। इसके अलावा पोस्ट ऑप केयर में सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट ऑप केयर रहता है। आपको अपने आईसीयू के स्टाफ को, अपने आईसीयू के कलीग्स को पहले बताना पड़ता है कि हम लोग इस टाइप का एक ऑपरेशन करेंगे जिसमें ये वाली दिक्कतें हमको पोस्ट ऑप में एंटिसिपेटेड हैं। सो ये सारी की सारी प्रिपरेशन बहुत लंबी होती है और ये पेशेंट स्पेसिफिक होती है। आप इसको जनरलाइज कर पाना बड़ा ही इम्पॉसिबल टास्क है। ओके सर। सर, आपके प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग मोमेंट कौन सा होता है आपके लिए? ओके, रिवॉर्डिंग मूवमेंट के लिए मैं दो ही चीज़ें हैं। जैसे कि अगर मैं किडनी ट्रांसप्लांट की बात करूं, जैसे मैंने अभी उस बच्ची के बारे में बात करी, सो द रिवॉर्डिंग मूवमेंट डजंट कम ऑन टेबल, रिवॉर्डिंग मूवमेंट कम्स आफ्टर द पेशेंट हैज़ गॉन बैक होम and he or she has come back for a follow up. So that is the rewarding moment that जिस चीज़ के लिए मरीज आया था, जिस चीज़ के लिए पेशेंट आया था, जो रिज़ल्ट हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वही रिज़ल्ट हम लोग दे पाए एंड उसकी वजह से उसकी लाइफ चेंज हुई। या फिर रोबोटिक्स में हम जिस कैंसर के लिए हम अंदर गए थे, क्या हम उस कैंसर को कम्प्लीटली क्लियरेंस दे पाए हैं, और दे पाए हैं तो वो व्यक्ति, वो मरीज, वो पेशेंट, वो मेल, वो फीमेल, वो 2 साल बाद या जब 3 साल बाद आता है एंड ही और शी इज़ वेरी हैप्पी दैट द स्टिल शी इज़ कम्प्लीटली क्योर्ड ऑफ दैट कैंसर अपनी रिपोर्ट्स लेके। सो दोज आर द रिवॉर्डिंग मूवमेंट्स। रिवॉर्डिंग मूवमेंट्स डज नॉट कम ऑन टेबल, रिवॉर्डिंग मूवमेंट्स डज नॉट कम ऑन इन पोस्ट ऑप, रिवॉर्डिंग मूवमेंट्स कम वेरी फार ऑफ। So it's a long term investment, just like a steel industry. The rewards come very late. Okay, sir. सर, जैसे आपने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का भी जिक्र किया था, सो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का फ्यूचर में क्या रोल होगा? ओके, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का ही रोल है जहाँ तक मेरे को समझ में आता है। किडनी कैंसर की मैं बात करता हूँ। किडनी कैंसर आज से 20 साल पहले हम लोगों को तब मालूम चलता था जब व्यक्ति को, जो पेशेंट है, उसको अपने पेट के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ गठान या मास, जैसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वो उसको मालूम चलती थी, या फिर बहुत ज़्यादा यूरिन में ब्लड आता था, या फिर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम हो रहा है। तो आज की तारीख में वही चीज़ हम लोगों को मात्र 2 सेंटीमीटर के ट्यूमर पकड़ में आ रहे हैं, 1.5 सेंटीमीटर के ट्यूमर पकड़ में आ रहे हैं, 4 सेंटीमीटर के ट्यूमर पकड़ में आ रहे हैं, जिनका हम लोग बिना गुर्दा निकाले आप कैंसर का इलाज कर पा रहे हो। सो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज द ओनली फ्यूचर ऑफ आवर हेल्थ केयर दैट इज गोइंग टू बी देयर फॉर द नेक्स्ट 5 or 6 decades. It is only going to be prevention. Prevention is the only cure. That is, कितने हजारों साल, 100 साल पहले बोला गया था कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। राइट, प्रिवेंशन इज बेटर देन यस। सो आप इलाज तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन प्रिवेंशन सबसे अच्छी चीज़ है। आपको समय से पहले अगर मालूम चलेगा तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सर, एआई एंड रोबोटिक्स से यूरोलॉजी का फ्यूचर कैसे शेप हो सकता है? ओके, एआई इज गेटिंग इनटू हेल्थ केयर इन अ वेरी बिग वे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्थ केयर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डायग्नोसिस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपकी सर्जिकल इंफॉर्मेशन फॉर बोथ द पेशेंट एज वेल एज द सर्जन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में हमको 3 डायमेंशनली किसी भी चीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट करके कंप्यूटर के स्क्रीन पे, या फिर हमको 3D प्रिंटिंग करके आपको ट्यूमर के बारे में और आपको ऑपरेशन करने से पहले आपको बता सकती है कि ये, इसमें आपको ये वाली दिक्कतें हो सकती हैं, इसकी 20% चांस है, इसके 30% चांस है। सो दीज आर द थिंग्स दैट विल गाइड यू। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ अगर आप रोबोटिक्स को मैच करेंगे और उसमें डायग्नोस्टिक्स को आप इन्वॉल्व करेंगे, तो वो आपको बता सकती है कि आप जहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं वो हो सकता है कि आपको 2 मिलीमीटर पहले ऑपरेशन करना है। मतलब कि जिस एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हैं उस एरिया की जगह आप इसको यहाँ पर ऑपरेट करेंगे, तो दैट विल बी अ बेटर थिंग। सो येस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स हैव चेंज्ड कंप्लीटली, एंड विद द एंसुइंग डेकेड, अगले आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में, दिस विल चेंज मोर एंड डेफिनेटली इट विल चेंज इन द वे ऑफ बेटर। ओके, इट्स वेरी यूजफुल Yes. फॉर फ्यूचर ऑफ यूरोलॉजी। ओके सर। सर, यंग डॉक्टर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? हाँ,
जो अभी इस यंग फील्ड में आए हैं, उन्होंने एंटर किया, आपको तो इतना एक्सपीरियंस है, 30 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस है, बट जो यंग डॉक्टर्स हैं उनको आप क्या एडवाइस देना पसंद ओके, करेंगे? यंग डॉक्टर्स के लिए मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है, इफ़ यू आर नॉट पैशनेट इनफ, अगर आपका पैशन नहीं है, अगर आप किसी और दबाव में या कोई और उसमें अगर आप इस प्रोफेशन को चूज़ करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता, खैर वो हर प्रोफेशन के लिए है, सिर्फ इसी प्रोफेशन के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर एवरी प्रोफेशन। इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट दिस प्रोफेशन तभी आप इस प्रोफेशन में एंटर करिए। राइट। क्यों? क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, lot of hard work, lot of skill, and lot many years to learn the skill to diagnose, the skill to treat. एक सवाल होता है कि अगर आपको दूसरी ज़िंदगी मिले तो आप क्या करना चाहेंगे, तो एज आई वुड से आई वुड लाइक टू रिपीट द होल थिंग अगेन. ओके। So if you are passionate enough this much, then you must get into it, and if you are passionate, definitely you will succeed. सर, आजकल लोगों में किडनी कैंसर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्या किडनी कैंसर में हम किडनी को रिमूव किए बिना ट्रीट किया जा सकता है? ओके, किडनी कैंसर की जो इंसिडेंस रेट, मतलब कि जो एक जनरल पॉपुलेशन के अंदर जो इंसिडेंस होता है, वो माना जाता है कि ये एक बीमारी, ये जो एक कैंसर है, ये 6 या 7वें दशक का है, मतलब कि 6th डेकेड, मतलब कि 55-60 साल से लेकर ये 70वें साल तक ये पाया जाता था। आजकल देखा जा रहा है कि इसकी जो इंसिडेंस रेट है वो घट के, जैसे कि बाकी सभी डिजीज़ के साथ, ये बहुत कम होता जा रहा है। जैसे 35 ईयर्स ऑफ एज या 45 ईयर्स ऑफ एज, दीज आर दी एजेस जहाँ पे हम लोगों को ये किडनी कैंसर मिल रहा है। ओके। इसके मेन कारण जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस, द फूड दैट वी आर कंज्यूमिंग। ओके, दे मे बी लेस्ड, उनके अंदर जो भी प्रिजर्वेटिव्स हैं, उनके अंदर जो भी हमारी हैबिट्स हैं, दैट हैव चेंज्ड अ लॉट। जो हैबिट्स, हमारी ईटिंग हैबिट्स आज से 15-20 साल पहले थी, वो अब नहीं रह गई हैं, दे हैव चेंज्ड। सो लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिकेशंस, बाकी और आपके वर्किंग एटमॉस्फेयर, आपका एनवायरमेंटल स्ट्रेस, सो दीज आर द थिंग्स, जिन सभी चीज़ों ने इस कैंसर की जो इंसिडेंस रेट है उसको बहुत कुछ कम कर दिया है। किडनी कैंसर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई आपको पहले ज़माने में आपको ओपन ऑपरेशन करके उसको गुर्दे के कैंसर को पूरा निकालना पड़ता था। जब आप किडनी के कैंसर को इतनी यंग एज में पकड़ते हैं तो आप चाहेंगे कि उसका पूरा का पूरा गुर्दा ना निकाला जाए। ये डिपेंड करता है कि गुर्दे के कैंसर का साइज कितना है। आजकल 90% जो किडनी के कैंसर ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग, दैट आर, उसमें हम लोग पूरे किडनी को नहीं निकालते हैं। उसमें किडनी का वो वाला भाग जो कि किडनी कैंसर से ग्रसित है, सिर्फ उसको निकाला जाता है, मरीज को फॉलोअप पे रखा जाता है। देखा गया है कि अगर किडनी का कैंसर का ये वाला अगर जो रिमूवल है, अगर ये सही तरीके से रोबोटिक पद्धति द्वारा अगर हम लोगों ने किया है, तो इसमें रिकरेंस के चांसेस, दोबारा होने के चांसेस बहुत कम हैं। और मरीज की जो लाइफ जो लॉन्जेविटी है, जो उसकी सर्वाइवल है, वो डेफिनेटली बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले, जब पूरे के पूरे गुर्दे के कैंसर को निकाल दिया जाता था गुर्दे के साथ। सो येस, इट हैज़ चेंज्ड। ओके। सर, रिकरेंस का भी डर रहता है? अगर एक बार सर्जरी हो गई किडनी कैंसर की, तो फिर उसके बाद दोबारा? देखिए, रिकरेंस का जो डर होता है वो डिपेंड करता है कि गुर्दे का कैंसर कौन सी स्टेज में है और कितना बड़ा है। गुर्दे के कैंसर की रिकरेंस के लिए ही मरीज को अपने फॉलोअप में रखा जाता है, जिसको हर 6 महीने में या फिर साल में, यूजुअली ये वाला जो फॉलोअप है 3 या 4 या 5 सालों के बाद, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज, वो बंद कर दिया जाता है। क्योंकि उसके बाद जो चांसेस ऑफ रिकरेंस होते हैं वो बहुत मिनिमल होते हैं। उसके लिए मरीज को बुलाना इज़ नॉट द राइट वे ऑफ गोइंग थिंग्स। एंड यूजुअली 5 ईयर्स के बाद दिस सर्वेलेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सर्वेलेंस, कैंसर सर्वेलेंस इज स्टॉप्ड डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज। ओके सर। सर, ये हमारा रैपिड फायर सेगमेंट है एंड शॉर्ट आंसर्स विद पावरफुल। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। एक हैबिट जो किडनी हेल्थ के लिए हार्मफुल है? ज़्यादा नमक का सेवन करना। ओके। एक हैबिट जो किडनी को हेल्दी रखने में हेल्पफुल है? पानी खूब सारा पीजिए, फ्लूइड्स। ओके सर। वन हेल्थ टेस्ट एवरीवन शुड डू रेगुलरली? अल्ट्रासाउंड। ओके। वन मिथ अबाउट किडनी डिजीजेस? सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि मुझे नहीं हो सकता है। राइट।
ओके। किडनी डिजीज़ मुझे नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किडनी डिजीज़ के लिए आपको स्क्रीन करना पड़ेगा, एंड द बेस्ट मोडालिटी ऑफ स्क्रीनिंग इज़ अल्ट्रासाउंड एंड डेफिनेटली योर ब्लड प्रेशर एंड योर यूरिन एनालिसिस। ये 3 चीज़ें बहुत ही सस्ती और बहुत ही कॉमनली होती हैं, हर जगह होती हैं, हर सिटी में होती हैं, कहीं पर भी करा सकते हैं। हेल्दी लाइफ का मतलब? हेल्दी लाइफ का मतलब राइट टाइम पे उठना, राइट खाना खाना, राइट टाइम पे सोना, एंड राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस एक्चुअली में बहुत नेगेटिव वर्ड है, लेकिन राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कितना लेना है और कितना नहीं लेना है। आपने उसके साथ में राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस आपने जो लगाया है, जनरली लोग स्ट्रेस को नेगेटिव स्ट्रेस नेगेटिव वर्ड है, इसलिए मैंने बोला राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। यस सर, क्योंकि स्ट्रेस के बिना किसी की लाइफ आजकल चलती इसलिए मैंने बोला। सर एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे, आप अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखते हैं? ओके, यही 3-4 चीज़ें करके सही समय पे सोना, सही समय पे उठना, हेल्दी खाना खाना, अपने आप को हाइड्रेट रखना, एंड रेगुलरली ऑफ कोर्स हेल्थ चेकअप्स कराना, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल में रहते हैं, सो दैट इज़ वेरी मच एक्सेस, हम लोगों के पास थोड़ी एक्सेस ज़्यादा रहती है, तो डेफिनेटली कीप चेकिंग योर ब्लड प्रेशर्स, कीप चेकिंग योर अल्ट्रासाउंड्स, कीप चेकिंग योर ब्लड टेस्ट्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। Thank you, Namrata. इट वाज वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन। थैंक यू नम्रता, एंड थैंक यू ब्लू ओशन। सो आज के डिस्कशन से हमें ये तो पता चल गया कि ब्लड प्रेशर सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये हमारी किडनी हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए एक वार्निंग साइन है। और अगर हम टाइमली अवेयरनेस एंड रेगुलर चेकअप्स और अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान रखें तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपना ब्लड प्रेशर एंड अपने पेरेंट्स का ब्लड प्रेशर रेगुलर मॉनिटर कीजिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।